उसके बाद जब तक उसका अलॉटमेंट नहीं होता वो प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता मुझे। भाई मेरी तो नींदें आराम हो जाएंगी। 1-2 लाख तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन आगे 80-90 लाख रुपए मैं किसी के बिहाफ के ऊपर उसकी फाइल में जमा कर दूँ तो मेरे लिए तो ये जो है ना, मेरी नींदें आराम हो जाएंगी। ये इंटीमेशन लेटर है और ये सब चीज़ें हैं। तो DHA क्या कहेगा? DHA कहेगा जी आप कोर्ट जाएं, कोर्ट से जाके कुछ समन लेकर आएँ। समन जो भी कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आएगा, जो भी समन आएगा, वो आप ला कर इधर दें, हम इनकी फाइल ब्लॉक कर देंगे। फाइल तो ब्लॉक हो जाएगी, वो बेच नहीं सकता। उस बंदे का क्या, फाइल ना बेचे। 20,000 रुपये जो है वो उसने इन्वेस्ट किए, 2 लाख रुपये वो ले चुका है, 80 लाख रुपये मेरे उसकी फाइल में फंस गया। अब चलता रहे केस। तो भाई बात ये है, भाई DHA को जो है वो आंखें बंद करके पैसा दे सकते हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ के ऊपर इतने पैसे जमा कराना, ये हमारे को समझ नहीं आ रहा है। ये हमारी रिस्की है, इसमें हमारी सिक्योरिटी नहीं है। और अगर हमने सिक्योरिटी के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने हैं तो मैं समझता हूँ कि भाई जिस मेंबर को भी प्लॉट लेना है वो आफ्टर द अलॉटमेंट, जिस मेंबर को अलॉटमेंट के बाद जब ये प्लॉट सेलेबल हो, ट्रांसफरेबल हो फौरी तौर के ऊपर, तो फिर हम जो है वो इस ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू करें। अगर हम इस सिचुएशन को कंटिन्यू करेंगे तो इट्स अ सुपर रिस्की, और मैं तो ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप आप लोग खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम मुनीब चिमा है और आप मुझे देख रहे हैं प्रॉपर्टी हालात के यूट्यूब चैनल से। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया, और जो भाई नए आए हैं डू सब्सक्राइब माई चैनल। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अच्छा जी, आज बात करेंगे DHA मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर जो ख़रीदार हैं उसको क्या रिस्क है। भाईजान यहाँ पर मैं सिनेरियो रखूँगा क्योंकि मैं ख़रीदार हूँ और मैं एक प्लॉट ख़रीदने गया, मेरे कुछ रिस्क मेरे सामने है, तो वो मैं डिस्कस करना चाहूँगा। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा DHA की मैनेजमेंट से कि इसका हल निकाला जाए, और जो हमें हल समझ आता है वो हल भी हम आपके सामने रखेंगे। भाई ऐसा है कि DHA मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद की जब बैलेट हुई ना, तो बैलेट के अंदर जिन लोगों के प्लॉट निकले उनके पास एक इंटीमेशन लेटर आता है कि भाई आपका प्लॉट निकला है, जहाँ पे आपने 10,000 या 15,000 या 20,000 दिए थे उसके अगेंस्ट आपका प्लॉट निकला है, जिस कुरानदाजी में आपने अप्लाई किया था। नाउ इसकी डाउन पेमेंट आप और प्लस एडवांस टैक्स जो है वो आप जमा कराते हैं, तो देन ये प्लॉट आपको अलॉट हो जाएगा। लेकिन प्लॉट की अलॉटमेंट से पहले ही ये जो इंटीमेशन लेटर की बेस के ऊपर ही प्लॉट मार्केट में आ गए सेल होने के लिए। किसी का कनाल निकला है, किसी का 10 मरला निकला है, किसी का 5 मरला निकला है। कोई डिमांड कर रहा है 15 लाख, कोई डिमांड कर रहा है 20 लाख, कोई डिमांड कर रहा है 5 लाख, डिपेंड्स अपॉन द प्लॉट और लोकेशन। मजे की बात यह है कि भाई जो बायर है, जो खरीदार है, वो DHA का ऐसा क्रेजी लवर है कि वो ऑन भी देना चाहता है, वो जो है जो टैक्सेस हैं, जो सब कुछ है वो भी देना चाहता है। जिस बंदे को प्लॉट निकला है उसकी इंटीमेशन लेटर हुआ, उसकी जो भी ड्यू बनता है, जो भी उसकी डाउन पेमेंट प्लस टैक्स है, वो भी देना चाहता है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि अब जिस बंदे का प्लॉट निकला है, मैं वापस आपको अपने एक बंदे का प्लॉट निकला, मेरे को ना एक कनाल का प्लॉट पसंद आ गया, एक कनाल का प्लॉट पसंद आ गया। तो मैंने जो प्लॉट का मालिक था, मैंने उससे पूछा भाई कि आपका ये प्लॉट है, तो ये प्लॉट आपने मुझे कितने में देना है? हमारा जो है वो ओन 10 लाख रुपए तक फाइनल हो गया। मैं उसके पास गया, मैंने उसको कहा भाईजान मैं आपको 2 लाख रुपए दे रहा हूँ, बाकी पैसे जो हैं मैं आपको एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र दे दूँगा। 2 लाख रुपए मैंने बयाना दिया, उससे इंटीमेशन लेटर जो उसके पास आया वो मैंने उससे लिया, उससे जो है एक स्टाम्प पेपर के ऊपर एग्रीमेंट कर लिया। भाई जिस बंदे को 20,000 रुपया इन्वॉल्व था कनाल के प्लॉट के लिए, मैंने उसे जस्ट 2 लाख रुपए बयाना दिया है और 8 लाख रुपए मैंने उसे और देना है। अब मेरे को यहाँ पे कोई रिस्क नहीं, ठीक है यार, उस बंदे का ऑन उसको मिलना चाहिए, बट अब मसला ये है कि मैंने ऑन तो दे दिया, अब डील तो कर ली, बयाना भी दे दिया। अब भाईजान उसके प्लॉट के अंदर उसी के ब्याह के ऊपर मुझे जो है वो 80 से 90 लाख रुपए और देने हैं, जो उसकी डाउन पेमेंट बनती है। और डाउन पेमेंट जब मैंने दे दी तो भाई उसके बाद जब तक उसका अलॉटमेंट नहीं होता वो प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता मुझे। भाई मेरी तो नींदें आराम हो जाएंगी। 1-2 लाख तो मैं दे सकता हूँ, लेकिन आगे 80-90 लाख रुपए मैं किसी के बिहाफ के ऊपर उसकी फाइल में जमा कर दूँ तो मेरे लिए तो ये जो है ना, मेरी नींदें आराम हो जाएंगी। अच्छा जी, मज़ीद सुने, अब मैंने दे दी, अब उसका अलॉटमेंट आता है, देन अब वो जो बंदा है उसकी जितने भी टैक्सेस आए
कुछ अराउंड 12-13% टैक्सेस बनते हैं, वो टैक्सेस भी मैंने देने। देन मैंने उसे बोलने आए जी आप आके ट्रांसफ़र दें, और आपका जो रिमेनिंग ओन रहता था, जो 2 लाख रुपए मैंने उसमें बयाना दिया था, 8 लाख रुपए थे, वो आके आप मुझसे ले लें। तो भाई बात ये है कि जिस बंदे का सिर्फ 20,000 रुपये लगा है और उसका प्लॉट निकला है, अगर वो डाउन पेमेंट विद इन अ टाइम जमा नहीं करता तो उसका प्लॉट जो है वो ज़ाया हो जाएगा, उसको प्लॉट नहीं मिलेगा। तो मैं उसके ब्याफ के ऊपर 80 से 90 लाख रुपए जमा करा रहा हूं। चीजें बड़ी स्मूथ है, लेकिन इट्स अ रिस्क। एक तो हो ना कि भाई एक बंदे का प्लॉट है 5 करोड़ रुपए का, 5 करोड़ रुपए का पूरा उसने पे किया हुआ है, मैं उसे जो है वो 50 लाख बयाना भी दे देता हूँ, 4.5 करोड़ रुपए उसको मैंने मजीद देना है। तो देन जो है वो डील के अकॉर्डिंग वो चीज़ समझ आती है। लेकिन यहाँ पे जो है भाई जिस बंदे का जस्ट 20,000 रुपये लगा है और उसको मैंने 2 लाख रुपए ऑलरेडी जो है वो बयाना दे दिया है, देन रिमेनिंग 8 लाख मैंने उसे एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर देना है, इट्स ओके। लेकिन उसकी फाइल के अंदर उसके बिहाफ के ऊपर मेरे पास जस्ट एक एग्रीमेंट है और उसके उसी का इंटीमेशन लेटर मेरे पास है, उसी के बिहाफ के ऊपर मैंने उसकी फाइल के अंदर 80-90 लाख रुपए भी जमा कराने, देन रिमेनिंग टैक्सेस भी देने, फिर उसको बुलाना है कि आएँ और ट्रांसफ़र दें। और फिर तो भाई ये मेरे को इट्स सुपर रिस्की ट्रांजेक्शन। क्योंकि अब लोग मेरे से पूछेंगे रिस्की क्यों है। भाई बात ऐसी है कि प्रॉपर्टी का लेन देन है, प्रॉपर्टी के लेन देन के अंदर मेरे भाई मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो होता है, इंसान है, इंसान का ईमान बदल सकता है। जब इंसान का ईमान, इट्स ऑल अबाउट रिस्क है। मैंने किसी अननोन के बंदे के ऊपर जस्ट एक एग्रीमेंट की बेस के ऊपर इतने पैसे जमा करा दिए, देन अगर कल वो जो है मुझे ट्रांसफ़र नहीं देता, वो हैंकी फेंकी करता है, तो मैं डीएचए के पास जाऊंगा, डीएचए को एग्रीमेंट दिखाऊंगा और वो एग्रीमेंट दिखा के मैं उससे बोलूंगा भाई मैंने पैसे दिए, ये इंटीमेशन लेटर है और ये सब चीज़ें। तो डीएचए क्या कहेगा, डीएचए कहेगा जी आप कोर्ट जाएं, कोर्ट से जाके कुछ समन लेकर आएँ, समन जो भी कोर्ट की तरफ से जो ऑर्डर आएगा, जो भी समन आएगा वो आप ला कर इधर दें, हम इनकी फाइल ब्लॉक कर देंगे। फाइल तो ब्लॉक हो जाएगी, वो बेच नहीं सकता। उस बंदे का क्या फाइल ना बेचे, 20,000 रुपये जो है वो उसने इन्वेस्ट किए, 2 लाख रुपए वो ले चुका है, 80 लाख रुपए मेरे उसकी फाइल में फंस गया, अब चलता रहे केस। तो भाई बात ये है कि मेरे से बहुत सारे भाई पूछ रहे हैं कि भाई मुझे ये प्लॉट चाहिए, प्लॉट चाहिए, मेरे को ये ट्रांजैक्शन समझ ही नहीं आ रही। मेरे तो बहुत सारे भाई जो है वो मुझे बाहर से देख रहे हैं और सिर्फ पाकिस्तानी है, उनका अल्लाह भला करे, उनका शुक्रिया कि वो मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए। यहाँ पे मैंने किसी थर्ड पार्टी से प्लॉट ले लिया और कल वो बंदा मुझे ट्रांसफ़र नहीं देता, तो मैं ना मेरा कमीशन मुझे मिला है, ना मेरा जो है वो कोई लेन देन हुआ है, ना मुझे कुछ बचा है, मैं ख्वारी वक्री लिए, उसके बाद कोर्टों के चक्कर में वक्रे लगाऊं, ये मसले मसाइल, तो ये जिरगे, ये चीज़ें जो हैं ये देखने को मिल सकती हैं। तो इसलिए मैं डीएचए से रिक्वेस्ट करूंगा भाई, डीएचए मैनेजमेंट से, कि हमें थोड़ा सा कोऑपरेट हमारे साथ किया जाए। हम जिस बंदे से प्लॉट ले रहे हैं, जिससे इंटीमेशन लेटर ले रहे हैं, जो स्टाम्प पेपर हम बायर कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि डीएचए इन हाउस वो स्टाम्प पेपर हमसे करा ले, वो जो भी बंदा प्लॉट सेल कर रहा है उसी के बयान वहाँ पे करा ले और वहाँ से वो अपना ओन लेकर हमसे आज़ाद हो जाए, और देन उसका जो प्लॉट है वो प्रोसेस में डाल दें, उसकी डाउन पेमेंट जमा होती है, वो फिर बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, वो जमा होती है, उसका अलॉटमेंट हो जाता है, और फिर अल्टीमेटली क्योंकि वो ऑलरेडी प्लॉट जो है वो सेल कर चुका है, देन वो अल्टीमेटली प्लॉट जो है जो भी बायर है जिसने भी उसकी ब्याह के ऊपर पैसे जमा कराए उसको ट्रांसफ़र हो जाए। ये चीज़ समझ आती है। हम भाई डीएचएम को जो है वो आंखें बंद करके पैसा दे सकते हैं, लेकिन किसी थर्ड पार्टी के ब्याह के ऊपर इतने पैसे जमा कराना ये हमारे को समझ नहीं आ रहा है, ये हमारी रिस्की है, इसमें हमारी सिक्योरिटी नहीं है। और अगर हमने सिक्योरिटी के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने हैं तो मैं समझता हूँ कि भाई जिस मेंबर को भी प्लॉट लेना है वो आफ्टर द अलॉटमेंट, जिस मेंबर को अलॉटमेंट के बाद जब ये प्लॉट सेलेबल हो, ट्रांसफरेबल हो फौरी तौर के ऊपर, तो फिर हम जो है वो इस ट्रांजैक्शन को कंटिन्यू करें। अगर हम इस सिचुएशन को कंटिन्यू करेंगे तो इट्स अ सुपर रिस्की, और मैं तो ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। डीएचए को जो हमें थोड़ा सा एक वन विंडो ऑपरेशन देना चाहिए जिसके अंदर हमारे लिए आसानी हो, ताकि हम आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकें। बाकी डीएचए मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद के अंदर जो इतना मैसिव रिस्पॉन्स है लोगों का, मैं आपको बताता चलूँ, मैं कल भी ये बात कर रहा था कि भाई डीएचए मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद नेक्स्ट E7 है। डीएचए मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद वो प्रोजेक्ट है, जब ये सीडीए जोन 4 में आया तो इसके आसपास जो प्रोजेक्ट्स थे, बैरिया था, पार्क व्यू था, आपका ओएसिस फार्म था, छोटे मोटे जितने प्रोजेक्ट थे उनकी जान में जान आई है कि भाई यहाँ पे कोई डैडी जी आ गए, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है। डीएचए मार्गला एनक्लेव इस्लामाबाद वो प्रोजेक्ट है जिसने अपना डेडिकेटेड एक्सेस लिया है आपके पार्क रोड से।
DHA मार्गल एनक्लेव इस्लामाबाद वो प्रोजेक्ट है जिसने, जो कि कुरी रोड कहलाता था, जिससे जिना एवेन्यू कहते हैं, उसको 300 फीट वाइड किया जा रहा है। DHA मार्गल एनक्लेव इस्लामाबाद वो प्रोजेक्ट है भाईजान जिसने अपना डेडिकेटेड जो है इसके लिए 5 मिनट का रास्ता जो है वो डिज़ाइन किया जा रहा है थ्रू रेड जोन। PM हाउस से आपके DHA मार्गल एनक्लेव तक जस्ट 5 मिनट का रास्ता जो है वो डिज़ाइन किया जा रहा है। आपको बताता चलूँ भाईजान, ये DHA मार्गल एनक्लेव इस्लामाबाद नेक्स्ट E7 सेक्टर है CDA का। CDA का सेक्टर E7, जहाँ पर 1 से 2 कनाल के घर की जो मालियत है वो 1 से 1.5 अरब रुपए है। तो आपको ये मैं बात बताना चलूँ कि ये DHA मार्गल एनक्लेव के अंदर वो पोटेंशियल है। इसके साथ बिल्कुल उसी तरीके से बनी गाला हिल्स हैं, वहाँ पे अगर मार्गला हिल्स हैं तो यहाँ पे बनी गाला हिल्स, उसी तरीके से ट्रेल्स यहाँ पे बनाई जाएंगी। तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल लोकेशन के ऊपर आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर ऑप्शन मिल रहा है। बताता चलूँ कि भाईजान ये जो आपको 6 करोड़ रुपए का प्लॉट मिल रहा है, ये आपको 5 साल बाद 15 करोड़ रुपए भी नहीं मिलेगा। ये इस जगह का पोटेंशियल है। CDA अपनी बेसिकली है तो ये CDA का सेक्टर CDA की तर्ज के ऊपर डिजाइन हुआ है। बीच में एक बड़ा खूबसूरत सा डाउनटाउन इसमें डिजाइन किया गया। तो भाईजान DHA इसको डेवलप कर रहा है, CDA की लैंड है। CDA अपनी प्रॉपर्टी, CDA की जो लैंड है उसकी ग्रोथ की वजह से जाना जाता है। DHA जो है अपनी डेवलपमेंट की वजह से जाना जाता है। लोगों का इंटरेस्ट जायज़ है, लेकिन लोगों को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, और ये सिक्योरिटी के लिए DHA को एक 1 विंडो ऑपरेशन इसका कर देना चाहिए आसान सा, कि भाई जो भी हम बाहर लेन देन कर रहे हैं वो इन हाउस DHA के अंदर ही हम लेन देन कर रहे हैं, वहीं पे उस बंदे के बयान हो जाए। देन वो जो उसका प्लॉट है जो उसका निकला है वो ट्रांसफ़र के प्रोसेस में चला जाए। फिर वो जिसके लिए जिस मेंबर ने भी उसके अंदर पैसे पे किए वो फिर फर्दर उसको कैरी ऑन करे। सो जी, दिस इज़ फॉर नाउ, ये मेरे कंसर्न थे, क्योंकि मैं खुद प्लॉट ख़रीदना तो चाह रहा हूँ एक भाई के लिए, लेकिन जब ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ और मेरे को डेफिनेटली दिस सुपर रिस्की, तो मैं इस वजह से रुका हूँ। बहुत सारे भाई मुझसे पूछ भी रहे हैं कि भाई हमने लेना है, लेकिन ये वाली जब ट्रांजैक्शन आप इस समय देखते हैं, हम DHA को पैसे तो नहीं दे रहे, हम तो किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ के ऊपर पैसे जमा करा रहे हैं DHA में। अगर हम अपने नाम के ऊपर DHA हमसे पैसे ले तो हम तो लोग आंखें बंद करके देना चाहेंगे, लेकिन अगर इस तरह किसी थर्ड पार्टी के बिहाफ के ऊपर आपने पैसे जमा कराने हैं तो इट्स सुपर रिस्की ट्रांजैक्शन, और DHA को इसके लिए थोड़ा बहुत कोई ना कोई वे आउट निकालना चाहिए ताकि लोगों के लिए आसानी हो और हम इजीली ट्रांजैक्शन कर सकें। सो जी, थैंक यू सो मच। स्टे ब्लेस, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, लाभ काम में।